तो कॉल्स इन एरियर का जो टर्म है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर किसको कहेंगे, है क्या? एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंपल वर्ड समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय एरियर। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा एरियर, क्या होता है एरियर? बताओ सुरेश सर। स्पेलिंग है ARREAR, एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है? जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक जो है बाकी चीज नहीं क्लियर होगा। बोलो श्रेष्ठा। सर पेंडिंग टाइप कुछ होता है। यस, एरियर का मतलब होता है ड्यूज आउटस्टैंडिंग अनपेड, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर का जो टर्म है, इसका मतलब है क्या कि आपने किसी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए आपने कॉल किया, ठीक है, और पेमेंट क्या रह गया आपका? ड्यूज रह गया, अनपेड रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो है रिसीव करती है। तो कंपनी मान लीजिए कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी मान लीजिए कि पेमेंट रिसीव कर रही है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट। अब वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करे, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करे, या मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में, तो फाइनल कॉल तक जो है कंपनी क्या कर रही है? पेमेंट रिसीव कर रही है। मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस जो है आपका 10 रुपीज है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2, देखिए जोड़ करके आपका 10 रुपया ये कंप्लीट हो गया, 10 रुपीज। अब 10 रुपया में, यानी कि अगर एक शेयर, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि 2 टर्म होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टर्म होता है। एक होता है लमसम पेमेंट सिस्टम। लमसम पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक बार में ही कंपनी इंस्टॉलमेंट का सारा पैसा ले लेगी, यानी कि ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे ना करके कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो वन टाइम इशू कर रही है, मतलब कि एक बार में पूरा पेमेंट रिसीव कर लेगी। लेकिन दूसरा है आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत कंपनी मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में पर शेयर पेमेंट रिसीव करती है। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने एक शेयर भी परचेज करा है, एक शेयर के लिए भी अप्लाई किया है, तो वह पहले एप्लीकेशन पे, भले ही वो 10 रुपया का एक शेयर है, वो 10 में 10 रुपया एक बार नहीं देगा। वो क्या करेगा? पहले एप्लीकेशन का 3 रुपया देगा, फिर अलॉटमेंट जब कॉल किया जाएगा तो 2 रुपया देगा, फिर फर्स्ट कॉल जब कॉल किया जाएगा तब 3 रुपया देगा, फिर जब फाइनल कॉल किया जाएगा तो 2 रुपया पे करेगा। इस तरीके से करके वो टोटल क्या करेगा? 10 रुपीज पे करेगा। इज इट क्लियर? तो 10 रुपीज जो है इस तरीके से वो पे करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि कंपनी ने क्या किया? कॉल किया किसी भी इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन को छोड़ के, याद रखिएगा, कॉल्स इन एरिया, ये जो टर्म है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर का जो टर्म है, तो याद रखिएगा कि कंपनी एप्लीकेशन के अलावा किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर कॉल करती है और जो शेयर होल्डर है वह पेमेंट नहीं कर पाता है, चाहे वह अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो, सेकंड कॉल का हो या फाइनल कॉल का हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यानी कि सिंपल वे में अगर कहें तो व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट मनी एक्सेप्ट एप्लीकेशन, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, वो ACCEPT नहीं, EXCEPT, एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी, ठीक है, इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये यहां तक आपका कॉल्स इन एरियर का टर्म है। अब देखिए कि अगर, तब कहिए कि सर एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर क्यों नहीं हो सकता? एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि
सबसे पहले शेयर होल्डर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जब शेयर होल्डर ने अप्लाई ही नहीं करा तो पैसा हम किससे मांगेंगे? ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ क्लास में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप सभी लोग क्लास करें, आप लोगों से मैं पेमेंट लेता हूँ। लेकिन जो बच्चा रोड पर जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, मेरे यहाँ नहीं पढ़ता है, उसको बुला के बोलेंगे बुआ अक्टूबर का पैसा लो, नवंबर का पैसा लो, पॉसिबल है? जो मेरे यहाँ एडमिशन ही नहीं लिया, अप्लाई ही नहीं किया, उससे हम कैसे पेमेंट मांग सकते हैं? तो कंपनी भी जब शेयर आप कंपनी ने इशू किया, ठीक है, और उस शेयर का पेमेंट, शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा ही नहीं, ठीक है, जैसे XYZ 3 पर्सन ने जो है क्या किया, शेयर खरीदने के लिए डिसाइड किया, अप्लाई करने के लिए। अब इसके लिए क्या किया, तो X और Y अपना एप्लीकेशन का पैसा सेंड किया ड्यू डेट तक, Z नहीं सेंड किया। तो कंपनी के लिए एप्लीकेंट X और Y ही है ना, शेयर होल्डर के लिस्ट में X और Y होगा, ना कि Z होगा। ठीक है, तो कंपनी अगर X और Y को शेयर देती है तो कल के डेट में अलॉटमेंट किससे मांगेगी, X और Y से, ना कि Z से, क्योंकि Z तो शेयर होल्डर है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है एप्लीकेशन को छोड़कर। ठीक है, तो किसी भी इंस्टॉलमेंट पे, एप्लीकेशन को छोड़ करके किसी भी इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई पर्सन, मतलब कि शेयर होल्डर, किसी शेयर का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉल्स इन एरियर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि इस फॉल्स इन एरियर के टर्म में ट्रीटमेंट से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन जानिए। तो फॉल्स इन एरियर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 टेबल F में क्लियरली मेंशन है कि कॉल्स इन एरियर होने के केस में, ठीक है, कंपनी दोबारा नोटिस देगी, ठीक है, एंड दैट नोटिस विल कैरी 24 डेज ऑफ पीरियड। ठीक है, 24 दिन का जो है ड्यूरेशन जो है दिया जाएगा उस पीरियड का, समझ गए, जिसमें क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर को वापस पैसा मांगा जाएगा। यानी कि अगर कोई फेल हो गया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो ड्यू डेट खत्म होने के बाद कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि शेयर होल्डर को रखना है या फॉरफिट कर लेना। तो अगर रखने की बात होगी तो भी और फॉरफिट करने की बात होगी तो भी पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, एक रिमाइंडर नोटिस दिया जाता है कि आपका पेमेंट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपको इतने दिन के अंदर जो है पेमेंट करना है। लेकिन जब पेमेंट करना है तो चूंकि डिफॉल्टर है, आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक में भी अगर हम लोग आरडी क्यों नहीं करें, अगर हम लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं पेमेंट करने में तो बैंक क्या करती है, फाइन चार्ज लेती है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल F, ठीक है, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कॉल्स इन एरियर पर अगर शेयर होल्डर दोबारा क्या करता है, उसका पेमेंट करता है ड्यू डेट के बाद, ठीक है, तो उस पर वह 10% पर एनम, ध्यान रखेंगे, 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ जो है इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का अमाउंट 10,000 रुपया है, 10,000 रुपीज है, और ड्यू डेट के बाद 1 महीने के बाद पेड करता है, तो 10,000 का 10% इंटू 1/12, 1 महीने के बाद पेड कर रहा है, 1 महीना लेट से पेमेंट किया है, तो 1 महीने का जो है उसको क्या करना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, लगभग 1296, बचेगा 4, 12×3 = 36 है ना, 83.33, यानी कि लगभग 83 रुपीज जो है फाइन के साथ जो है क्या करेगा, अमाउंट पे करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। तो 10% पर एनम के रेट से क्या करेगा, कंपनी जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस ड्यू अमाउंट पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए कॉल्स इन एरियर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन में भी बहुत बार कह देगा कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना है या नहीं करना है।
ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार ये कह देगा कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री करने के लिए कहेगा तो करेंगे, नहीं करने के लिए कहेगा तो नहीं करेंगे। देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक्स लिमिटेड 25,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपीज ईच के रेट से। ठीक है, अब 10 रुपीज ईच के रेट से एक्स लिमिटेड ने जो है एप्लीकेशन इशू किया, कह रहा एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रीमियम के बारे में, शेयर इशू एट प्रीमियम, जिसमें मैंने बताया था कि अगर प्रीमियम चार्ज कर रही है कंपनी और ये नहीं दिया हुआ है कि प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पर हम लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में प्रीमियम चार्ज कर रही कंपनी ₹2, कैसे पेमेंट करे रिसीव कर रही है, तो ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे है, जिसमें कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। ठीक है, ₹1 पर शेयर प्रीमियम के साथ। उसके बाद ₹3 आपका फर्स्ट कॉल पे है, ₹3। ठीक है, ₹1 प्रीमियम के साथ, तो ₹1 अलॉटमेंट पे, ₹1 फर्स्ट कॉल पे, टोटल हो गया आपका कितना, ₹2 हो गया। ठीक है, टोटल आपका ₹2 हो गया। कंपनी ने कितना रुपया प्रीमियम पे इशू किया था शेयर, ₹2 प्रीमियम पे जो है शेयर इशू किया था। ठीक है, ₹2 में ₹2 रिसीव करने के लिए अपने इंस्टॉलमेंट पे डिसाइड कर लिया। मतलब ऐसे समझिए, मैंने बार बार कहा है कि कंपनी कैपिटल में जो फेस वैल्यू है उससे 1 पैसा भी ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा और ना ही 1 पैसा कम। अगर ₹10 का शेयर है तो ₹10 में ₹10 ही ट्रांसफर करेगा मैक्सिमम। ठीक है, ना तो ₹10 से कम, ना ही ₹10 से ज्यादा। तो देखना होगा कि इसमें रियल में शेयर का पैसा कितना है प्रीमियम छोड़ करके। तो ₹1 अगर प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, तो ₹4 का अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो ₹4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 + 1, क्योंकि ₹1 आपका प्रीमियम है, तो ₹1 आपका प्रीमियम, तो 3 + 1, ये ₹1 प्रीमियम का, तो ये ₹3 क्या हो गया, कैपिटल का हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में ₹3 आपका फर्स्ट कॉल का है, जिसमें ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, तो 2 + 1 है ना, ₹2 आपका कैपिटल का, ₹1 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बाकी ₹3 फाइनल कॉल पे है। आगे कह रहा है कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट a shareholder holding 800 shares failed to pay final call। फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, तो फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर होगा। याद रखिएगा हमेशा कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री, भले ही कॉल्स इन एरियर टर्म हम यूज करें या ना करें, तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री जब भी होगा रिसीव के साथ होगा, ड्यू के साथ नहीं होगा। ठीक है, ड्यू करने के टाइम में चूंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन पेमेंट करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स लिमिटेड हूं एंड यू ऑल आर शेयर होल्डर। ठीक है, तो मैंने सबको कॉल करा, जो नोटिस भेजना था सभी को भेज दिया। अब ड्यू डेट नहीं पता है ना कि किसके पास पेमेंट है किसके। ठीक है, तो फाइनली जब कंपनी रिसीव करेगी तभी पता चलेगा कि कॉल्स इन एरियर या नहीं हुआ। ठीक है, तो रिसीव के साथ कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ, तो एप्लीकेशन के साथ क्या करेंगे, पहले रिसीव देन ड्यू। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एक एंट्री हो गया आपका। अब अमाउंट, तो कंपनी ने देखिए कि 25,000 शेयर इशू करा था, तो ₹2 इंटू 25,000 शेयर्स, तो टोटल ₹50,000। ठीक है, उसके बाद ड्यू करने का एंट्री, ड्यू करने का मतलब कैपिटल में अमाउंट को ट्रांसफर करना।
तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $50,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, तो प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू एंट्री के साथ। तो अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री होगा शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ मल्टीप्लाई करना है, तो ₹3 आपका कैपिटल का है, तो कैपिटल में कितना जाएगा, तो ₹3 इंटू 25,000, टोटल हो गया ₹75,000। प्रीमियम आपका ₹1 है एक शेयर पे, तो टोटल 25,000 शेयर है, तो ₹1 इंटू 25,000 शेयर, टोटल हो गया 25,000। टोटल आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया ₹1,00,000 से, यानी कि कंपनी को कितना रिसीव करना है, ₹1,00,000। रिसीव के टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस इंस्टॉलमेंट पे कोई कॉल सीनियर नहीं है। तो हमने ड्यू किया है 1,00,000 से, यानी शेयर अलॉटमेंट ड्यू है, डेबिट है 1,00,000 से, तो क्रेडिट भी हमारा कितने से होगा, 1,00,000 से, क्योंकि क्वेश्चन में जो है किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 1,00,000। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब यहां पर क्या है, ₹2 आपका कैपिटल में कितना जाएगा, तो फर्स्ट कॉल का रेट है ₹2, तो ₹2 इंटू 25,000 शेयर, टोटल 50,000। प्रीमियम ₹1 है, तो ₹1 इंटू 25,000 शेयर, टोटल 25,000, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया आपका 75,000 से, तो ₹75,000 रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल पे। ओके, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट 75,000 75,000। नेक्स्ट, अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने के टाइम में जैसे हम ड्यू करते हैं ड्यू करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल। शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन में कह दिया यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, या यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है आपको ओपन करने के लिए कह रहा है,
तब कॉल्स इन एरियर का एंट्री करेंगे। जब नहीं कहेगा तो ये सब तो एज यूजुअल बनेगा जैसे बना है। जब नहीं कहेगा तो जिस इंस्टॉलमेंट पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो जितना रुपया कॉल्स इन एरियर हुआ सिर्फ उसको माइनस करके रिसीव करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि व्हेन calls in area account is to be opened। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाना है तब फिर हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट होगा 75,800 है ना, 2400 72,600। ओके, ये हमारा रिसीव अमाउंट होगा 800 शेयर्स का पेमेंट जो है फाइनल कॉल पे नहीं आया है तो 3 × 8 24। ओके, 2400 रुपीज आपका कॉल्स इन एरियर है, नहीं दे पाया, नहीं आया तो 75,000 में से 2400 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपका 72,600। यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट रिसीव होगा। कॉल्स इन एरियर हो गया 2400 ऐसे, तो 800 का शेयर होल्डर है एक, और फाइनल कॉल का रेट कितने रुपए का है, 3 रुपए का। ठीक है, तो इंटू 3, तो 800 इंटू 3 2400 कॉल्स इन एरियर, टोटल आपका शेयर फाइनल कॉल 75,000 से। ठीक है, लिख दिए। अब दूसरा ऑप्शन है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन। अब अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है, यानी कि कॉल्स इन एरियर ये जो वर्ड हमने यूज किया है ना, इसको यूज ही नहीं करना है। यूज करने का मतलब है कि अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट यूज कर रहे हैं तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, टोटल हो जाएगा हमारा 72,000 कितना है 600, 72,600। यही अमाउंट आप डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें क्या है, तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हमने नहीं की है ना। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। एंट्री करेंगे इक्विटी सेकंड एंड थर्ड कॉल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो उसमें 72,600 डालेंगे। हाँ 72,600 है, क्योंकि देखो यहाँ इससे पता चल जाएगा ना कि आपने ड्यू करा था फाइनल कॉल का 75,000 से, यहाँ पर फाइनल कॉल क्रेडिट करे 72,600, तो अंडरस्टूड है कि आपका 2,400 ड्यू है अभी भी। जिस समय अगर दोबारा वो पेमेंट कर देगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, सर मतलब कस्टमर मतलब कि जो शेयर होल्डर दोबारा पेमेंट करेगा ड्यू सर डेट के मतलब बाद। ड्यू की एंट्री 75,000 से ही जाएगी। हाँ, सर तो ड्यू तो कैंसिल नहीं होगा? 75 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर रह गया, तब फिर कैंसिल क्यों करेंगे हम। कॉल्स इन एरियर रह जाएगा तब तो कैंसिल नहीं होगा आपका। बाद में वो शेयर होल्डर जितना पेमेंट ड्यू है वो अगर पेमेंट करेगा तब फिर उस समय में एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर का एंट्री करते हैं तब तो यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा से, सेम अमाउंट है चूंकि।
ठीक है। तब अगर बाद में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट अगर कंपनी मांगती है उस शेयर होल्डर से, तो याद रखिएगा कि तब फिर कंपनी, और अगर शेयर होल्डर पैसा दे देता है तब फिर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जैसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री करते हैं ना हम लोग, तो जब शुरू में बैड डेब्ट्स कर देते हैं एंट्री क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और जब बाद में क्या होता है कि पेमेंट रिसीव हो जाता है, उस बैड डेब्ट्स को हम रिकवर कर लेते हैं, एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। तो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर आपका शेयर फाइनल कॉल का जो है हम सेटलमेंट करके दिखा देंगे। और बाद में अगर वह शेयर होल्डर पेमेंट करता है कॉल्स इन एरियर का, ठीक है, तब फिर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, सॉरी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन ऑनलाइन? श्रेष्ठा क्लियर? यस सर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जिगजैग लिमिटेड जो है शेयर इशू कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, जिगजैग लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने के टाइम में इस ऑथोराइज्ड कैपिटल का कोई यूज नहीं होने वाला है। इवन नाउ कि इफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल इज ऑल्सो इज नॉट यूजफुल। ठीक है, इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में इशूड कैपिटल का भी यूज नहीं करेंगे अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से कम है। यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है क्या, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 है ना। 5 करोड़ का ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक कंपनी है जिगजैग लिमिटेड, ठीक है, जिसने 5 करोड़ के कैपिटल को ₹100 वाले शेयर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यानी एक शेयर का दाम कितना है, फेस वैल्यू ₹100। कह रहा है द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 27,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने क्या किया, 27,000 शेयर को जो है इशू किया। अब देखिए कह रहा है विच वॉज पेबल एज फॉलोज, ₹25 एप्लीकेशन पे, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस करना होगा आपको क्वेश्चन में। तो देखिए 25, 25, 50 प्लस 30, ₹80 कॉल कर चुका है, यानी कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का रेट कितना होगा, ₹20। ये अंडरस्टूड हो गया। अब देखिए, लेकिन इसके साथ एक लाइन जोड़ दिया है, एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, जब जरूरत की तब कंपनी कॉल करेगा, अभी कंपनी कॉल नहीं कर रहा है। इस लाइन से ही क्लियर है, हालांकि मैंने क्वेश्चन में आगे भी ये क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर आगे क्लियर नहीं करे तब भी अगर ये लाइन दिया हुआ है, मतलब याद रखिए कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री ना ड्यू करेंगे ना रिसीव करने का जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर? आगे कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 25,000, ये 25,000 इक्विटी शेयर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर इशूड कैपिटल ज्यादा हो सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, तो हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बेसिस पर ही जर्नल एंट्री करेंगे। अमाउंट के लिए हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही हम लोग फॉलो करते हैं। जितने शेयर का पैसा आएगा, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, हमको उसी से लेना देना है। ठीक है, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन किसके लिए मैं बता रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। यहां पर देखिए 27,000 आपका क्या है, इशूड शेयर है। एप्लीकेशन कितने के लिए आया है, 25,000, यानी कि 90% को ये पूरा कर रहा है, क्योंकि 27,000 का 10% होता है 2,700। ठीक है, तो 2,700 अगर माइनस करते तो इसमें आ जाता हमारा ₹24,300। ठीक है, तो 24,300
यहाँ एप्लीकेशन कितने के लिए है? 25,000 के लिए, मोर देन 90% है, इजिली ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। अब देखिए आगे कह रहा है एंड ऑल दिस शेयर मनी वर ड्यूली रिसीव, यानी कि 25,000 शेयर का पैसा आपको रिसीव हो गया। कह रहा है एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, 500 शेयर होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, फेल्ड टू पे शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, लेकिन कह रहा है बट पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट के साथ जो है वो पेमेंट कर दिया। अब देखिए तो पहले किस कंडीशन पे बनाए? पहले व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी ओपेन्ड पे बनाए या कैसे बनाए? नॉट टू बी ओपेन्ड। आप लोग जैसे डिसाइड करेंगे ऑनलाइन, पहले एक मेथड पे फिर दूसरे मेथड पे, क्योंकि दोनों में जो है जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए पहले बनाते हैं व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी ओपेन्ड, ठीक है। व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट is to be opened, क्लियर। चलिए तो फर्स्ट एंट्री हमारा होगा एप्लीकेशन रिसीव करने का, ड्यू करने का, इसमें तो कहीं कोई चेंज नहीं है। चलिए तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट तो 30 रुपीज आपका एप्लीकेशन, सॉरी 25 रुपीज आपका एप्लीकेशन का है, तो 25 इंटू 25,000, 6,25,000। ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $6,25,000, 6,25,000। नाउ अलॉटमेंट ड्यू, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखिए अलॉटमेंट है 30 रुपीज का, तो टोटल 7,25,000, 7,50,000, 7,50,000, 25,000 इंटू 30, 7,50,000। अब जब रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉल्स इन एरियर हो गया अलॉटमेंट पे, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो 500 शेयर का पैसा नहीं दिया है, तो 500 इंटू 30, 15,000 नहीं मिला, तो 15,000 माइनस कर दीजिए, बचेगा 7,35,000। ये रिसीव हुआ, टोटल 7,50,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तो याद रखिएगा ये नहीं कि हाँ इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो आप फर्स्ट कॉल नहीं मांगेंगे, ठीक है।
हो सकता है कि फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर दे, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई बच्चा एक महीना पैसा नहीं दिया तो अगले महीने से पैसा मांगना बंद कर देता है टीचर से, मैनेजमेंट पेमेंट अगले महीने मांगेगा। ठीक है, तो है आपको ड्यू पूरे से करना है। रिसीव के टाइम में आपको पता चलेगा पेमेंट आया है या नहीं आया, यानी कि कॉल सीनियर हुआ या नहीं हुआ। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $6,25,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपली एंट्री ये होना था हमारा, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, क्या कौन सा ये देखिए, अलॉटमेंट पे हमने ड्यू करा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल 7,50,000 ड्यू किए। अब इसमें क्या है कि एक शेयर होल्डर जो 500 शेयर होल्ड किए हुए हैं वो पेमेंट नहीं किया, तो 500 इंटू 30 15,000 रुपया नहीं दिया। टोटल 7,50,000 आना था, जिसमें से 15,000 नहीं आया, तो आया कितना 7,35,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,25,000। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो शेयर होल्डर फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है वह फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट के साथ पैसा दे दिया। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर उसका ड्यूज कितना था 15,000। तो कॉल्स इन एरियर देखिए आपने डेबिट किया था 15,000 से, जब पैसा दे ही दिया तो ड्यूज रजिस्टर से उसका नाम काटना होगा ना। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ जितना से डेबिट है उतना ही से फिर क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे ताकि जीरो हो जाए। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर 15,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6,25,000, टोटल हो गया हमारा 6,40,000। ये हो गया व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी ओपन। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बोलिए, एनीवन। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन। ओके, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन। ये तो हुआ कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी ओपन, मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमको ओपन करना है। ठीक है, अभी अब क्या करना है, तो व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन मतलब कि ओपन नहीं होना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन, तो देखिए बहुत ज्यादा का चेंज नहीं होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम तो सिर्फ इरेजर यूज करेगा। सब लोग लिख लिए? चलिए, तो एप्लीकेशन एज यूजुअल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ड्यू भी करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन के साथ कोई चेंज नहीं है। अब आइए अलॉटमेंट ड्यू तक में कोई चेंज नहीं होगा। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ हम जहां पर रिसीव कर रहे हैं तो जो कॉल्स इन एरियर का जो टर्म हमने यूज किया था इसको हम हटा देंगे। ठीक है, सीधा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट हो जाएगा 7,35,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,35,000 7,35,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोले। अब फर्स्ट कॉल ड्यू जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। यहां पर
जब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे रिसीव करे, मतलब कि जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल पे जब अलॉटमेंट का पेमेंट करेगा तब एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,35,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,000, टोटल हो गया ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका 7,50,000, कैंसिल हो जाएगा ना आसानी से। श्रेष्ठा, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सर ये जो दूसरा एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट वाला, वो नहीं समझ आया। कौन, ये अलॉटमेंट? नो सर जो उसके बाद की है। ये फर्स्ट कॉल पे हाँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि बट पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया लेकिन फर्स्ट कॉल पे क्या किया, अलॉटमेंट के साथ जो है पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट पर उसका कितना ड्यूज था, 15,000 रुपया, अंडरस्टूड था ना। 500 इंटू 50, सॉरी 500 इंटू 30, 30 रुपया के रेट से जो शेयर होल्डर था वो पैसा यहाँ नहीं दिया, तो आया कितना, डायरेक्ट आया 7,35,000 रुपीज। तो 7,35,000 रुपीज रिसीव किया, 15,000 नहीं रिसीव किया है, तो 15,000 यहाँ जोड़कर ऐड रिसीव करेंगे ना। अगर ड्यूज नहीं रहता तो सीधा का सीधा हमको कितना रिसीव होता, 6,25,000 रुपीज। तो 6,25,000 तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का हुआ, प्लस अलॉटमेंट पर जितना हमको 15,000 जो नहीं मिल पाया है, तो 6,25,000 प्लस 15,000 जो रिसीव करें, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे तो बैंक जो रिसीव करेगी कंपनी, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आएगा, तो 6,25,000 प्लस 15,000 6,40,000। इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ? ऐसा अब कॉल्स इन एरियर का मतलब शो करना होता तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर कर देते ना। हाँ, अगर कॉल्स इन एरियर शो करना होता तो यहाँ 2 कॉल्स इन एरियर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि नॉट टू बी ओपन, तो कॉल्स इन एरियर नहीं लिखे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट उतना से घटा हुआ है ना, यहाँ 7,50,000 से डेबिट है, ये क्रेडिट हमने कितना किया है 7,35,000, तो 15,000 से शेयर अलॉटमेंट अभी भी ड्यू है, जब रिसीव करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट को जो है 15,000 से क्रेडिट करेंगे। क्लियर? यस सर। तो कॉल्स इन एडवांस का जो टर्म है, तो इस कॉल्स इन एडवांस के टर्म में अभी तक हम लोग डिस्कस किए कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब हम लोग को डिस्कस करना है कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब देखिए, हमने कॉल्स इन एरियर के केस में ये कहीं नहीं बताया था कि सिर्फ कॉल का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर का आएगा, समझ गए। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में ये टर्म है, तो कॉल्स इन एडवांस के टर्म में अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा एडवांस में दे दे, जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये 5 इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट रिसीव कर रही है। अब इस 5 इंस्टॉलमेंट में से तो एप्लीकेशन को तो हम लोग हमेशा जो है छोड़ करके चलते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में अगर मान लीजिए एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आ गया तो कॉल्स इन एडवांस नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। अलॉटमेंट पर अगर फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में आ गया तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस होगा, ठीक है। या फर्स्ट कॉल पर सेकेंड कॉल का पैसा आ जाए तो आपका कॉल्स इन एडवांस होगा, या सेकेंड कॉल पे फाइनल कॉल का पैसा आ जाए तो कॉल्स इन एडवांस होगा, या अलॉटमेंट पर ही। बहुत बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जो अलॉटमेंट पर ही क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, तीनों का पैसा जो है पे कर देंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर
जो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा जो एडवांस में आया, तब ये आपका क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस का टर्म ये होगा। समझ गए? मतलब हर हाल में कॉल का पैसा एडवांस होना चाहिए। एप्लीकेशन पर अगर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसलिए क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस आता है, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो डिटेल में फिर समझाएंगे। लाइटली अभी समझ लीजिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ज्यादा शेयर का पैसा दे देते हैं। अब मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर जिसने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसको जो है 42 शेयर ही दिया है, 8 शेयर का पैसा ज्यादा भेजे हुए है ना ये, तो ये 8 शेयर जो एक्सेस है एप्लीकेशन पे, उसके पैसे को कंपनी लौटाने नहीं जा रही है। ठीक है, इसके पैसे को कंपनी लौटाने नहीं जा रही है। कंपनी क्या करती है, इस 8 शेयर का पैसा जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी, तो यहां पर वो एडवांस टर्म नहीं यूज करेगा। ठीक है, इसीलिए अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एडवांस का टर्म नहीं होता है। अब अगर कॉल्स इन एडवांस हुआ है तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हुआ है कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एडवांस में करता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 12% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट देगी। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया, समझिएगा, कंपनी ने अलॉटमेंट कॉल किया 1 जून को, तो 1 जून से 30 जून अगर ड्यू डेट है, तो इस पीरियड में अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस के तौर पर दे दिया, ठीक है, यहां कॉल्स इन एडवांस ये हो गया। मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल का उसने 20,000 रुपया एडवांस, ठीक है, कंपनी फर्स्ट कॉल, उसका ड्यू डेट है आपका मान लीजिए कि 1 अक्टूबर, अब देखिए कि 1 अक्टूबर को कंपनी कर रही है, कॉल कर रही है, तो 30 जून तक ड्यू डेट था। 30 जून के बाद यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना, तो 3 महीने का जो है इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेगी, तो 12/100 इंटू 3/12, ठीक है, 600 रुपीज इंटरेस्ट के साथ कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट पे करें। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो कॉल्स इन एडवांस के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 12% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। इज इट क्लियर? ऑनलाइन? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट?